आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 21 सितंबर 2025। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे, जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे पाकिस्तान से आया बयान, नाटो जैसे नए इस्लामिक अलायंस की हो गई शुरुआत। ईरान ने कर दिया बड़ा धमाका, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के कामयाब टेस्ट की खबर। मिस्र की फौजी तैनाती से घबराया इसराइल, परेशान हाल नेतन्याहू ने अमेरिका से कर डाली शिकायत। सऊदी अरब का बड़ा फैसला, यमन को देगा 1.38 अरब रियाल की माली मदद। और गजा से फिर दागे गए इसराइल पर रॉकेट। इधर ब्रिटेन आज कर सकता है फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान। आज बेहद धमाकेदार खबरें हैं, शुरुआत करते हैं शो की। पाकिस्तान ने कहा है कि सऊदी अरब से उसकी डिफेंस डील नाटो जैसी नए अलायंस की शुरुआत है। जी, ईरान के प्रेस टीवी ने 21 सितंबर को एक रिपोर्ट शाया की, जिसके मुताबिक पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ हुए नए स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट को सीधा नाटो से तौल दिया। पाकिस्तानी हुकूमत के स्पोक्स पर्सन मुसादिक मलिक ने सऊदी अरब के चैनल अल अरेबिया से ये कहा कि ये समझौता बिल्कुल नाटो फ्रेमवर्क की तरह है, यानी अगर किसी एक पर हमला होगा तो दोनों समझेंगे कि उन पर हमला हुआ। उन्होंने कहा कि इस डील की अहम बातें ये हैं कि किसी एक मुल्क पर हमला दोनों पर हमला माना जाएगा, जवाब भी दोनों मिलकर देंगे, यानी कलेक्टिव रिटेलिएशन। पाकिस्तान ने ये साफ किया कि ये हमला करने की दावत नहीं बल्कि एक डिफेंसिव डील है, यानी हम अटैक के लिए अब एक साथ नहीं आ रहे हैं, हम बस अपना डिफेंस करने के लिए आ रहे हैं और डिफेंस में जितना अटैक करना पड़े करेंगे। असल में ये एक पुराना खामोश कमिटमेंट था, जिसे अब बाकायदा फॉर्मल ट्रीटी की शक्ल दी गई है। ये ऐलान ऐसे वक्त में आया जब इसराइल ने दोहा में हमास की लीडरशिप पर खतरनाक एयर स्ट्राइक की थी। पाकिस्तानी मीडिया बिजनेस रिकॉर्डर ने इसे जॉइंट डिटरेंस बढ़ाने वाली डील बताया, यानी किसी भी दुश्मन के लिए अब दोनों मुल्कों की एकजुट जवाबी कार्रवाई का खतरा बना रहेगा। अब सवाल यह है कि इस डील का निचोड़ क्या है। दरअसल पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुआ समझौता अब सिर्फ रिश्तों की गुफ्तगू नहीं रहा, बल्कि एक ऑफिशियल डिफेंस पैक्ट बन चुका है। और इसका सीधा मतलब है कि गल्फ से लेकर हिंदुस्तान तक की सियासत में अब एक नई हलचल मच चुकी है। हालांकि भारत को इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके ताल्लुकात सऊदी अरब से बहुत बेहतर हैं। दूसरी खबर एक सवाल के साथ शुरू होती है कि क्या ईरान ने इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल का कामयाब टेस्ट किया है। ईरान इंटरनेशनल वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने 4 दिन पहले यानी जुमेरात की रात अपनी सबसे नई और सबसे ताकतवर मिसाइल का कामयाब टेस्ट किया। ईरानी पार्लियामेंट के मेंबर मोहसिन जंगनेह के हवाले से वेबसाइट ने लिखा, हमने सबसे नई मिसाइल आजमाई और ये कामयाब रही। तेहरान और आसपास के शहरों जैसे कि गोरगान, सारी और सेमन में लोगों ने रात के आसमान में धुआं और रोशनी देखी, और ये रोशनी पहले की तमाम मिसाइल टेस्ट से अलग थी। रेवोल्यूशनरी गार्ड से जुड़े चैनल ने भी इस मिसाइल लॉन्च की तस्वीरें दिखाई। पाबंदियों और दबाव के बीच ईरान ने ये टेस्ट किया है। दोस्तों, यूएनएससी ने ईरान के खिलाफ पाबंदियां जारी रखने का फैसला किया है, और इधर ईरानी पार्लियामेंट के कुछ सख्त मिजाज मेंबर अब एटमी हथियार, अब न्यूक्लियर हथियार और मिसाइल प्रोग्राम तेज करने की बात कर रहे हैं। आप इस फोटो में देख ही रहे हैं। एक मेंबर हैं अहमद नादरी पार्लियामेंट के। इन्होंने कहा कि एनपीटी छोड़ना और न्यूक्लियर बम का टेस्ट करना ही हमें इराक और लीबिया जैसी तकलीफ से बचा सकता है। ईरान का कहना है कि मिसाइल और न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ हिफाजत के लिए हैं और सुप्रीम लीडर के फतवे के मुताबिक न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाए जाएंगे। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस नए मिसाइल टेस्ट से रीजनल और ग्लोबल टेंशन बढ़ सकती हैं और अमेरिका और यूरोप के साथ ईरान का खिंचाव और तेज़ होने के आसार हैं। अब ये दूसरी रिपोर्ट भी पहली रिपोर्ट का हिस्सा है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने मिसाइल टेस्ट के बाद सख्त जवाब की धमकी दी है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड ने 21 सितंबर को वार्निंग दी कि अगर दुश्मन किसी भी तरह की हरकत करेगा तो ईरान मौत और सबक सिखाने वाला जवाब देगा, यानी मौत भी देगा और सबक भी सिखा देगा। ये धमकी तेहरान के पास मिसाइल टेस्ट की खबरों के बाद आई। हम बार बार इसे खबर कह रहे हैं क्योंकि ईरान ने इसे ऑफिशियली तस्लीम नहीं किया है, लेकिन ईरान से जुड़ी कुछ वेबसाइट जो हुकूमत की मुखालिफ हैं वो इसे लिख रही हैं, और IRGC की धमकियों में भी इसकी झलक मिल रही है। साथ ही दुनिया की और कई वेबसाइट्स, अखबार और न्यूज़ चैनल्स इसे दिखा रहे हैं। इसराइल की वेबसाइट्स भी इसको लेकर बहुत अलर्ट हैं, वो भी खबरें छाप रही हैं।
तो हम इसे बार बार ये कह रहे हैं, एक हम कंफर्म नहीं कर रहे हैं लेकिन बात तो चल रही है, इस लिहाज से आपको खबर दिखा रहे हैं। तो सुनिए आगे। IRGC ने अपने वार्निंग में आगे कहा कि अगर दुश्मन कोई गलती करेगा तो ईरान का हाथ ऊपर होगा, हम मैदान जंग में पहल करेंगे और एक बार फिर से सख्त और सबक सिखाने वाला जवाब देंगे। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने भी कहा कि UN की पाबंदियां हमें रोक नहीं पाएंगी और ईरान किसी भी दबाव के बावजूद अपनी तरक्की की राह पर बढ़ता रहेगा। इस्राएली वेबसाइट वाईनेट ग्लोबल ने भी 21 सितंबर को ईरान के बड़े मिसाइल टेस्ट को लेकर एक खबर छापी। जाहिर है कि इसराइल में भी इस टेस्ट की खबर से हलचल मच गई है। उन्हें पता है कि ईरान का पहला निशाना कौन होगा अगर कुछ गड़बड़ हुई तो। अगली खबर ये कहती है कि मिस्र की फौजी तैनाती से नेतन्याहू घबरा गया है। जो लगातार गजा में फौज भेज रहा है वो मिस्र की फौज से घबरा गया, अमेरिका से शिकायत कर डाली। भला बताइए, इसराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका से कहा है कि वो मिस्र को सिनाई में फौजियों की बढ़ी हुई तादाद जो बढ़ रही है लगातार, उसे तैनात करने से रोके और फौजी बढ़ाने से रोके। अमेरिका का जो मीडिया है एक्सियोस, उसके ज़रिए ये खबर सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर मार्को रूबियो को एक लिस्ट दी है, एक रवन्ना दिया है जिसमें मिस्र की वो तमाम एक्टिविटीज़ बताई गई जो 1979 के कैंप डेविड अकॉर्ड की खिलाफ वर्जी कर सकती हैं। दरअसल मिस्र ने सिनाई में फौजियों और हथियारों का इजाफा किया है जिससे इसराइल खौफजदा है। दोनों मुल्कों के समझौते के तहत कुछ जोन में सिर्फ हल्के हथियारों को रखने की इजाज़त है, लेकिन मिस्र ने, रिपोर्ट्स कह रही हैं, लेकिन मिस्र ने वहाँ एयरबेस के रनवे बढ़ा दिए हैं, हवाई पट्टियाँ बढ़ा दी हैं और अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ बनाई हैं जिन्हें इसराइल के मुताबिक मिसाइल रखने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसराइल के मुताबिक मिस्र ने कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। इसराइल ने कहा कि मिस्र जो कर रहा है वो बहुत सीरियस है और हमें इसकी बहुत फ़िक्र है। अब बताइए, ये बयान खुद इसराइल के हैं कि हमें बहुत फ़िक्र है। सिनाई एक पेनिनसुला है, पेनिनसुला मतलब पानी से चारों तरफ से घिरी हुई जगह। तो मिस्र पूरा उधर, बीच में एक बहुत बड़ा इलाका सिनाई का, और उसके इधर समंदर उधर समंदर, बीच में रास्ता है वो गज़ा को और मिस्र को सिनाई के ज़रिए जोड़ता है। ठीक है, बाकी इससे पानी से घिरे हुए हैं। तो यहाँ पर जो गज़ा के करीब है, यहाँ पर फौजी अपनी बढ़त बढ़ा दी है मिस्र ने, और इससे इसराइल खौफज़दा है। इसराइल का प्लान ये है कि इतनी हैवी बमबारी करेंगे कि सारे लोग साउथ की तरफ पहले भागेंगे, साउथ गज़ा की तरफ, फिर वो किसी ना किसी सूरत से मिस्र के अंदर, सिनाई के अंदर दाखिल होंगे और फिर वो दुनिया में कहीं चले जाएंगे। अब अगर यहाँ पर इसराइल बढ़ा रहा है मिस्र बढ़ा रहा है अपनी फ़ौज, तो इसराइल को फिक्र ये है कि एक तो ये प्लान चौपट हो सकता है, और दूसरा ये है कि अगर अरब ममालिकों ने कुछ तय कर लिया, कोई इस्लामिक ब्लॉक वगैरह जो बन गया, अगर मुझे उम्मीद कम है, तो फिर यहाँ से वो चढ़ाई होगी इसराइल पर, इसराइली फ़ौज से सीधा आमना सामना होगा, टैंक वाली लड़ाई, ये हो सकता है, फिक्र है। अब एक खबर और, सऊदी अरब यमन को 1.38 अरब रियाल की माली मदद देगा। ये खबर इससे पहले बताना रह गई थी। फिलहाल बताया देता हूँ कि सऊदी अरब ने कहा है कि वो यमन को 1.38 अरब रियाल यानी 1.38 अरब रियाल यानी कि करीब 368 मिलियन डॉलर की माली मदद देगा। ये मदद सऊदी डेवलपमेंट और रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम फॉर यमन के ज़रिए दी जाएगी। यमन को अब भी जान लीजिए दो हिस्सों में, हूथी वाला यमन अलग है, वहाँ की दारुल हुकूमत सना है, और जो ऑफिशियल सरकार है जिसे दुनिया तस्लीम करती है, जो पुरानी सरकार है, वो सरकार अब अदन से चलती है, अदन शहर से। खैर, मालूमात के मुताबिक ये ग्रांट यमन की हुकूमत के बजट, पेट्रोलियम डेरिवेटिव्स की सब्सिडी और अदन में मौजूद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हॉस्पिटल के ऑपरेटिंग बजट के लिए दी जाएगी। अदन में सरकार माली मुश्किलों का सामना कर रही है, लोकल करेंसी कमज़ोर है और कीमतें बहुत ऊंची हैं। ये हालात उस वक्त से बने हैं जब ईरान सपोर्टेड हूथीस ने साल 2014 में यमन की दारुल हुकूमत सना पर कब्ज़ा कर लिया था और उस वक्त के सदर अली अब्दुल्ला सालेह को हटा दिया था, जिससे यमन में 10 साल की खाना जंगी यानी सिविल वॉर शुरू हो गई। मार्च 2015 में सऊदी अरब की नुमाइंदगी वाले मिलिट्री कोलिशन ने यमन में मुदाखलत की, फौजी मुदाखलत की, ताकि एग्जाइल्ड यानी निर्वासित सरकार को वापस लाया जा सके। इस दौरान यमन के अंदर बहुत खूनरेजी हुई, दोनों तरफ से लोग मारे गए। तब से यमन दो हिस्सों में बटा हुआ है। इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज सरकार अदन से चलती है जिसे सऊदी मदद करेगा, और हूथीस की सरकार
सना शहर से चलाई जाती है, वही सना जहां बार बार इसराइल हमले करता है। कुछ खबरें सर यहाँ से, आज गज़ा की तरफ से 2 रॉकेट और दागे गए हैं इसराइल की तरफ। बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ कि रॉकेट दागे गए। खुद इसराइल ने बताया कि एक रॉकेट को तो हमने इंटरसेप्ट कर लिया, जबकि रॉकेट को इंटरसेप्ट करना उनके डिफेंस सिस्टम से बहुत आसान है। फिर भी एक रॉकेट इंटरसेप्ट हुआ और दूसरा IDF की तरफ से बताया गया कि वो जाकर टकराया है साउथ कब्ज़े वाले इसराइल के इलाकों में, लेकिन ये कहा कि वो खाली जगह पर गिरा, मतलब उससे कोई ज़ख्मी नहीं हुआ नहीं हुआ, अल्लाह इल्म, जो IDF बता दे वो, क्योंकि बाकी किसी और के पास उसकी कोई तस्वीर आई नहीं है। शहर होता है तो शहर में कभी हूती का ड्रोन, कभी मिसाइल गिरती है तो वहाँ से लोग तस्वीरें बनाकर भेज देते हैं। हो सकता है कि खाली जगह पर गिरा हो, क्योंकि उसमें कुछ GPS सिस्टम वगैरह तो नहीं लगा होता, लेकिन फिर भी गज़ा से रॉकेट दागे जा रहे हैं। ये समझ आता है कि रॉकेट्स अभी हैं। यूनाइटेड किंगडम यानी कि बरतानिया कह लीजिए और पोर्तुगल फ़लस्तीन को तस्लीम कर सकते हैं एज अ मुल्क UN डिबेट से पहले। यूनाइटेड नेशन में फ़लस्तीनी आज़ाद फ़लस्तीन रियासत पर बहस होने वाली है, उससे पहले ये काम हो सकता है। कियर स्टारमर ये कर सकते हैं और साथ ही पोर्तुगल भी कर सकता है। देखिए, अल जज़ीरा ने भी इस हेडलाइन बनाया कि UK के प्राइम मिनिस्टर स्टारमर टू रिकॉग्नाइज पैलेस्टाइन स्टेटहुड बिफोर UNGA मीटिंग। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग से पहले बरतानिया जो है वो फ़लस्तीन को एक रियासत के तौर पर तस्लीम कर सकता है। अब UNGA बैठी इसीलिए रहा है, फ्रांस और सऊदी अरब की कोशिश होते। ये क्यों करना चाह रहे हैं? पहले असल में इनके माथे पर एक बदनुमा दाग है कि तुमने फ़लस्तीनियों की ज़मीन पर लाकर इसराइल जैसा एक मुल्क कायम करवाया जो आज जो जुल्म कर रहा है उसे दुनिया जेनोसाइड बुला रही है। तुम उन्हें यहाँ ना लाते, अपने यहाँ इतनी कॉलोनी थी तुम्हारी, कहीं और बसा देते, तुम यहाँ ले आए। और कहा जाता है कि ये सब ना होता कि आप ज़ायनी नहीं लाते, क्योंकि यहूदी तो हमेशा से फ़लस्तीन में रह रहे थे और अरब और फ़लस्तीन और यहूदी मिलजुल कर रह रहे थे, लेकिन ये ज़ायनी जो आप लाए इन्होंने कत्ल व गारत मचा दिया। ये जब इल्ज़ाम लगते हैं तो ब्रिटेन को जवाब देते नहीं मिलता, तो वो वक्त से पहले कुछ अलग करना चाह रहे हैं ताकि अलग दिखें। तुर्की को भी ये है कि फ़लस्तीन को रिकॉग्नाइज़ करने का जो फ़ैसला है उससे बहुत स्पीड मिलेगी 2 स्टेट सॉल्यूशन को, 2 रियासती हल की तरफ दुनिया तेज़ी से बढ़ सकेगी। लेकिन आज के हालात ये हैं कि इसराइल के लगातार हमले जारी हैं और आज सुबह से शहर से अब तक करीबन 50 या 46 फ़लस्तीनी जो हैं वो शहीद किए जा चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए सर, खुश रहिए।